नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम फिर नई क्लास लेकर आ गए जिसमें अध्याय वही है अपना 3 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं और अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हो, इससे पहले वाले पार्ट को आप बढ़िया तरीके से देखें और उसके बाद आपको इस वाले पार्ट पर आना है। तो हम प्रश्नवाली 3.2 हमने शुरू कर दी थी और प्रश्नवाली 3.2 में जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो प्रश्नवाली 3.2 में क्या छूटा है उसको हम देखने वाले हैं। तो तीसरा जो सवाल है वह क्या है कि अपने को ये बताना है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण में संगत हैं या असंगत। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि संगत और असंगत का मतलब क्या होता है। संगत और असंगत, संगत और असंगत, इसका अर्थ क्या होता है। समीकरणों के संदर्भ में संगत और असंगत का मतलब क्या होता है। तो समीकरण संगत होगी, इसका अर्थ है कि उसका या तो एक मात्र हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल है तो वो संगत होगी, या फिर अनंत हल है, किसी दो समीकरणों के अनंत हल हैं तो भी वो संगत होती है। और जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है समीकरणों का, तो ऐसी स्थिति में वह असंगत समीकरण कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो तीसरा जो सवाल है उसका हम एक उदाहरण लेते हैं, पहला वाला, जिसमें समीकरण लिखी हुई है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ये इस तरीके से अपने को दो समीकरण दी हुई है। अब इनको अपने को इस रूप में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में इन समीकरणों को लिखना है। अभी आप ध्यान से देखो कि समीकरण इसी रूप में है क्या, नहीं है। देखो, a1x तो ये लिखा हुआ है, b1y भी लिखा हुआ है, बस c1 जो अपने इधर होना चाहिए वो इधर है, तो उसको इस रूप में लिखो पहले। तो इन्हीं समीकरणों को हम फिर से अरेंज कर देते हैं। तो 3x प्लस 2y व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये जो 5 है इधर आ गया तो माइनस का 5 हो गया और बराबर 0। ये आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ -5। बराबर के इधर कोई संख्या उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस का होता है तो माइनस का आ जाता है। तो 5 उधर गया तो -5 हो गया और ये उधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, यानी कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, इस समीकरण को हमने इस तरीके से लिख दिया। और इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y और ये 7 इधर आ गया तो -7 बराबर 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने व्यवस्थित तरीके से दो समीकरण प्राप्त कर ली हैं। तो इनकी तुलना इन्हीं 1 और 2 से करना है। और इन्हीं 1 और 2 से तुलना करेंगे तो फिर अपने को ये देखना है कि संगत है या असंगत है। संगत होने का मतलब है कि अब हम यहाँ देखेंगे कि संगत का मतलब क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इससे पता चलेगा कि वो संगत है या असंगत। तो देखो, a1 बटे a2 यानी कि x के गुणांक क्या क्या है, 3 बटे 2, b1 बटे b2 यानी 2 बटे -3 और c1 बटे c2 यानी कि -5 बटे -7। यहाँ क्या पता चला हमें, यहाँ तो देखो 3 बटे 2 है, ये क्या है, ये 2 बटे -3 है और ये क्या है 5 बटे 7 है। तो यहाँ पर हम तीनों को देखते हैं तो क्या पता चलता है, क्या ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये जब आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है,
तो जब यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब शुरू वाले दोनों ही अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल होने का मतलब है कि एकमात्र हल होता है, और एकमात्र हल है इसका अर्थ है कि ये समीकरण संगत है। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे भी चेक कर सकते हो समीकरणें लेकर कि वह संगत है या असंगत है। तीन स्थितियां मैंने बता दी हैं कि अगर शुरू वाले अनुपात बराबर नहीं आते तो इसका अर्थ क्या है, एकमात्र हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा, और यानी कि वो संगत होगी समीकरण। अगर तीनों ही बराबर आते हैं, तीनों ही अनुपात बराबर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, अनंत हल होंगे, तो भी संगत होगा। और अगर लास्ट वाला बराबर नहीं आता है और ये दो बराबर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा यानी कि असंगत होगा। तो ये चीजें आप चेक कर सकते हो। तो तीसरा सवाल आपको समझ में आएगा। अब हम चौथा जो सवाल है उसमें भी यही लिख रखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। इस सवाल को आप कर सकते हो मेरे पुराने वीडियोस को देखकर। इसमें क्या लिखा है कि अपने को पहले तो संगत और असंगत का पता लगाना है, तो इस तरीके से पता लगा सकते हो। ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है पीछे वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो उस विधि से आप इन सारे सवालों को कर सकते हो। अब एक पांचवा सवाल आया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 m अधिक है का अर्थ परिमाप 36 m है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो 3.2 का एक सवाल है जो कि शाब्दिक रूप में लिखा हुआ है, तो उस शाब्दिक समस्या को हम समीकरण के माध्यम से हल करेंगे। सबसे पहले जो शब्दों में जो चीज लिखी हुई है उसका हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद समीकरण को हल करके हम उसकी विमाएं निकालेंगे। तो सवाल क्या है, आइए उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पांचवा सवाल, एक आयताकार बाग है। किस आकार का बाग है, पांचवे का हल स्टार्ट हो चुका है। पांचवा, एक आयताकार बाग है। आयताकार का मतलब क्या होता है, जो आयत के आकार का होता है। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बाग की चौड़ाई से 4 अधिक है। माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर है। क्या है, x मीटर है। ये बात हमने मान ली है कि बाग की चौड़ाई x मीटर है। तो चौड़ाई x मीटर है, तो यहाँ पर x आ गया, और उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब इससे 4 ज्यादा, मतलब x तो रहेगा और प्लस 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से x प्लस 4 हो गया, यानी कि अपने को लंबाई क्या मिल गई है, इसकी लंबाई कितनी आ गई, ये तो चौड़ाई आ गई है और लंबाई कितनी आई, x प्लस 4। ये दो बातों का अपने को यहाँ से पता चल गया है। अब यहाँ पर एक और बात दे रखी है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, आयत का परिमाप का मतलब है कि यहाँ से चारों तरफ से जब आयत का मापन करते हैं और जो आता है वही उसका परिमाप होता है। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो अपने को यहाँ क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। क्या दिया है, अर्ध परिमाप। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध को छोड़ो अभी, आप पहले बताओ परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है चारों तरफ के माप का सूत्र, और इसको आधा करना है, इसका अर्थ है कि 2 से भाग लगा देंगे।
तो 2 से भाग लगा दिया तो देखो ये 2 से 2 कट गया। इसका अर्थ है कि अर्ध परिमाप का सूत्र क्या आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही अपना अर्ध परिमाप का सूत्र बनेगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, लंबाई यहां पर लंबाई क्या देखिए x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी है x। और दिया क्या है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, आयताकार अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो देखो दोनों तरफ मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, इसलिए मीटर को नहीं लिख रहे हैं अपन, मीटर को छोड़ रहे हैं अभी। तो ये 36 आ गया, ये x प्लस 4 प्लस x है। देखो अब अपने को ये देखना है कि सवाल में निकालना क्या है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को ये पता लगाना है कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगी, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है कि यदि तो का चिन्ह है, ये समीकरण बना हुआ है। समीकरण की अगली समीकरण जब आती है तो यदि तो का निशान लगाते हैं। 36 बराबर x और x कितना हो गया, 2x प्लस 4। देखो समीकरण एक तराजू की तरह होता है और उसको हम बदल सकते हैं, यानी कि ऐसा है तो उसको ऐसा किया जा सकता है, यानी कि इस पक्ष को उधर लिख देते हैं और 36 को इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 2x प्लस 4 बराबर 36। तो यहाँ पर एक समीकरण बन गया है जो x के रूप में है और अपन क्या करते हैं, इस समीकरण से x का मान निकाल देते हैं। और x का मान निकालने का मतलब है कि x को अकेला करना, और x को अकेला करने का मतलब है कि x को तो यहाँ लिखेंगे जो x वाला पद है और बाकी जो संख्या है उसको इधर लिखेंगे। तो 36 यहाँ लिखा गया और 4 प्लस का था तो माइनस का 4 हो गया। और अब 2x को ऐसा कैसे लिखा और 36 में से 4 गया तो 32, और फिर x का मान किससे निकालेंगे, x यहाँ लिखेंगे, 32 जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, और ये x के गुणे में जो 2 था ये भाग में आ गया है। तो इस तरीके से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 से काटा तो 16 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो x का मान क्या आ गया 16। तो x का मान 16 आ गया है। तो हमने x क्या मान रखा है, चौड़ाई। तो अभिष्ट हल, यानी कि अभिष्ट का मतलब है कि जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज अब प्राप्त होने वाली है। अभिष्ट हल में चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हमने मान रखी है x और x क्या आ गया है अपने पास में 16, ठीक है। और जो कि मीटर में मान रखी थी x मीटर है तो 16 मीटर, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। और लंबाई क्या मान रखी है हमने, x प्लस 4, तो x प्लस 4 ये भी मीटर में है, लंबाई ये भी किस में है, मीटर में है। तो x कितना आया है 16, x 16 आया है और उसमें 4 जोड़ दो तो 16 और 4 कितना हो गया 20 मीटर, यानी कि हमें चौड़ाई तो मिल गई 16 मीटर और लंबाई मिल गई 20 मीटर। तो देखो आप ये जो आपने निकाला है वो सही है या गलत, इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं, इसकी पुष्टि या इसका सत्यापन ऐसे करेंगे। क्या लिखा था प्रश्न में कि एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, देखो 16 में से 4 अधिक है ना 20, तो इस तरीके से 4 अधिक है। तो यह प्रश्न वाली करीब करीब पूरी खत्म हो चुकी है। और इससे आगे जो प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणन विधि है उसके बारे में हम अगली क्लास में उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। और आपको यहाँ तक अच्छे से अभ्यास करना है ताकि आपको आगे की चीज़ें भी अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।